वेलकम एवरीवन, वेलकम टू JRS मंद्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग यूनिट 2 डिजाइन ऑफ बीम का लास्ट समझ लो लेक्चर ये चलेगा। एक या दो लेक्चर और होगा। थ्योरी ऑलरेडी हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कुछ बनाने से पहले हम लोग बेसिक चीज़ों को समझते हैं। अच्छा, ये बेसिक क्या होता है? अगर हम लोग डिफाइन करें कि किसको बोलते हैं बेसिक चीज़, बेसिक होता है कि अगर कोई एक वर्ड बोले और उस वर्ड से रिलेटेड आपके ब्रेन में इमेज बन गया तो समझो कि उसका जो कॉन्सेप्ट है या बेसिक है वो आपका क्लियर है। अब उस चीज़ से रिलेटेड अगर बड़े बड़े न्यूमेरिकल या उसका एप्लीकेशन कर लेते हो तो ये एडवांस कहलाता है। बेसिक समझा? बेसिक हुआ कि अगर हम कुछ बोले और बोलते ही आपके ब्रेन में उसका एक इमेज बन गया, जैसे ही इमेज बना तो आपका इसका मतलब है कि आपका बेसिक जो है वो क्लियर है। बेसिक और कुछ नहीं होता, बोलते हैं ना लोग बेसिक क्लियर कर लो, बेसिक क्लियर कर लो, यानी छोटे छोटे वर्ड्स को ध्यान में रखो। ठीक है, चलो अगर हम एक क्वेश्चन आपसे पूछे कि बीम है वो प्राइमरली जनरली किस कंडीशन में टूट सकता है, फेल हो सकता है? एक बीम के ऊपर लोड लगेगा, जैसे मान लो बच्चा कि यहाँ पे एक बीम है और बीम है वो सिंपली सपोर्टेड होगा या कैंटिलीवर होगा। इट मे बी फिक्स्ड और इट मे बी कंटिन्यूअस। तो एक बीम है वो आई सेक्शन से बना हुआ है और इसके ऊपर मान लो कुछ पॉइंट लोड लग रहा है, या इट मे पॉसिबल कि इसके ऊपर यूडीएल लग रहा है, किसी भी तरह का इस पर लोड लग सकता है। ठीक है, ये बीम का आइडियल डायग्राम है। एक्चुअल में आई सेक्शन होगा जो एक जगह से दूसरी जगह गया होगा। ठीक है, यानी एक्चुअल में ये आई सेक्शन होगा कुछ इस तरह से। चलो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा कि एक आई सेक्शन है और ये पूरा का पूरा हम लोगों को क्या करना है, इसका पता करना है कि ये फेल कैसे होगा, हाउ इट इज गोइंग टू फेल, कैसे आई सेक्शन है वो फेल होता है। तो ऑलरेडी आपको पता है ये तीन कंडीशन के कारण या तीन मेन रीजन है फेल होने का। एक है बेंडिंग। फर्स्ट क्या है बाबू? बेंडिंग। ये बेंडिंग में फेल हो सकता है। ठीक है, दूसरा ये है कि ये शियर में फेल हो सकता है। एकदम देखो, अब इस चीज को आप अच्छे से समझो, चीजों को रिवाइज नहीं करवा रहे हैं, आगे जो भी पढ़ाएंगे ये सब यूज होने वाला है। ऐसा नहीं कि रिवाइज करवा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप रिवीजन टाइप का लिए तो और अच्छा है। हम जो भी आगे बताने जा रहे हैं ये सब चीज वहां पे आने वाला है, इसलिए इस चीज को समझो आप। तीसरा जो है वो बीम फेल हो सकता है डिफ्लेक्शन में। डिफ्लेक्शन में बीम फेल हो सकता है। लेकिन अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि बीम जो है वो डिफ्लेक्शन में फेल होगा तो किस सिचुएशन पे हम मान लेंगे कि बीम है वो डिफ्लेक्शन में फेल हो चुका है? ठीक है, कब हम बोलेंगे कि बीम है वो फेल हो चुका है? कुछ तो लिमिट होगा ना सर। जैसे बीम जो है वो एक्सेसिव डिफ्लेक्ट कर गया, वो सर्विस देने के लायक नहीं रहा। क्या बोल रहे हैं? जब बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट कर जाता है तो वो सर्विस देने के लायक नहीं होता, सर्विसिबल नहीं रहता है। तो डिफ्लेक्शन का क्या वैल्यू हम लोग मान ले, जिसको अगर बीम में उससे ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है तो उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। डिफ्लेक्शन क्या होता है? तो ऑलरेडी आप जानते हो कि जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है इसी को डिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहां पे आने वाला है। जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है उसी को तो हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो कितना डिस्प्लेसमेंट बीम में होना चाहिए, या बोल सकते हो कि लिमिट क्या है कि अगर बीम में उससे ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाए। मान लो कि हम बोल देते हैं कि 22 मिलीमीटर है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, या इससे अगर ज्यादा हो गया तो बीम टूटे या ना टूटे उसका यूज आपको नहीं करना है। यानी कहने का मतलब है कि आप जो भी बीम बनाओगे, जैसा भी आप बीम बनाओगे, उसमें डिफ्लेक्शन 22 से ज्यादा होने 22 mm से ज्यादा एलाउ नहीं करोगे, यानी उससे ही कम रखना है। ठीक है, देखो अगर IS कोड की बात करें तो IS कोड में डिफ्लेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड किया गया। थोड़ा सा हम ब्राइटनेस ठीक कर देते हैं। चलो ठीक है, ब्राइटनेस कम कर दिया। आई होप यहाँ पे विजिबल होगा। देखो जब आप IS कोड IS 800 2007 में आओगे तो आपको टेबल 6 है। ठीक है, आप अपने कोड में ये चीज़ निकाल लेना। आपके पास IS कोड का IS 800 का प्रिंट आउट होना चाहिए बच्चा। ठीक है, प्रिंट आउट होना चाहिए। क्या बोले? IS 800 का आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। और दूसरा आपके पास स्टील टेबल होना चाहिए। स्टील टेबल किसी भी पब्लिकेशन का चलेगा, स्टील टेबल प्लस आपको IS कोड अभी फिलहाल होना चाहिए।
देखो इसमें जब आप आईएस कोड में जाओगे तो टेबल 6 में डिफ्लेक्शन लिमिट के बारे में लिखा हुआ है। डिफ्लेक्शन लिमिट का मतलब है कि आप कितना अलाउ करोगे, उससे ज्यादा डिफ्लेक्शन बीम में नहीं होना चाहिए ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड। ठीक है, तो हम लोग का ये ऑब्जर्वेशन रहेगा जिसमें आप लाइव लोड, विंड लोड, ये सब पूरा का पूरा दिया हुआ है। हम लोगों को एक्चुअली हर चीज के बारे में नहीं देखना है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन को ध्यान में रखना है। कंडीशन क्या है कि बीम के ऊपर वर्टिकल लोड लगे। ठीक है, बीम है एक ऐसा और बीम के ऊपर वर्टिकल लोड लगे, हम लोग बस इसकी बात करेंगे। यानी वर्टिकल लोड लग रहा है कोई, जिसमें लाइव लोड होगा, फ्लोर एंड रूफ लोड होगा, यानी सेल्फ वेट की बात कर रहा है। सेल्फ वेट, खुद का तो वजन होगा ही बीम का। जैसे ये जो भी बीम है वो मान लो लोहे का बना हुआ है या आरसीसी का, जिस भी चीज का बना हुआ रहेगा तो उसका खुद का तो वजन होगा ही, या मान लो इसके ऊपर स्लैब वगैरह रखा हुआ है। तो हम लोग को सिर्फ ये कंडीशन देखना है। ठीक है, अगर ये इस बीम में क्रैक होने के चांसेज होंगे, ठीक है, और क्रैक होने के चांसेज नहीं होंगे। पहला जो है वो लिखा हुआ है नॉट ससेप्टिबल टू क्रैक, यानी उसमें क्रैक आने का पॉसिबिलिटीज है वो न के बराबर है। ठीक है, तब वहां पे आप स्पैन बाई 300, जो भी उसका स्पैन होगा उसमें आप 300 से डिवाइड कर दो, वो लिमिट ऑफ डिफ्लेक्शन होगा बाई, यानी डिफ्लेक्शन का वैल्यू उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें जो है वो क्रैक आने के चांसेस नहीं है, यानी इसमें क्रैक नहीं आएगा। तो बाई का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो स्पैन, जो भी उसका लेंथ होगा, ये स्पैन आप इसको मिलीमीटर में लिख लेना और डिवाइडेड बाई 300 कर देना। तो ये हो गया मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का वैल्यू। इससे अगर ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा तो हम मान के चलेंगे कि बीम इज नॉट सुटेबल फॉर यूज। ठीक है, उसके बाद देखो बीम जो है वो ससेप्टिबल टू क्रैक, उसमें क्रैक आने के चांसेज हैं, तो स्पैन बाई 360, एक कोड में ऐसा लिखा हुआ है, हम लोग इसको मान के चलेंगे। तो अगर क्रैक्स आने के चांसेज हैं तो आपको स्पैन बाई 360, डिनोमिनेटर में वैल्यू को बढ़ा दिए तो आपको डिफ्लेक्शन का वैल्यू थोड़ा कम मिलेगा। यहां पे क्रैक आने के ससेप्टिबल का मतलब है उसमें आ सकता है, देयर इज ए चांस टू ऑब्जर्व क्रैक, उसमें आप क्रैक ऑब्जर्व कर पाओगे। ठीक है, तो दोनों केस के लिए हम लोग यहां पे देख लिए। पेज नंबर कितना है बाबू? 31। आईएस कोड में पेज नंबर 31, टेबल कितना है? 6। टेबल 6 में जाओगे तो आपको ये प्रोविजन है वो मिल जाएगा। नाउ मूव टू द आवर टॉपिक, हम लोग जो है वो अपने टॉपिक पे आते हैं और इसी चीज को हम लिखवा देते हैं आपको। ठीक है, इसी चीज को यहां पे हम क्या किए, मेंशन कर दिए, लिखवा दिए एक अलग से, कि जब आप यहां पे आओगे, कौन सा है बाबू? आईएस 800। आईएस 800 को फॉलो करोगे तो उसमें पेज नंबर है 31 में आपको टेबल 6 मिलेगा। ठीक है, टेबल ये लिख लेना कहीं पे, बाद में ढूंढने का जरूरत ना पड़े। वहां पे लिखा हुआ है कि जो डिफ्लेक्शन का लिमिट है, यानी जो डिफ्लेक्शन का लिमिट है, या बोल सकते हो जो अलाउ किए हैं, यानी कितना डिफ्लेक्शन वहां पे हो सकता है, मैक्सिमम अलाउएबल डिफ्लेक्शन। तो लाइव लोड और फ्लोर लोड यही लिखा था कि उस पे सेल्फ वेट और लाइव लोड, कोई एक्सटर्नल लोड है वो आ रहा है। बीम इज नॉट ससेप्टिबल टू क्रैकिंग, उसमें अगर क्रैकिंग होने के पॉसिबिलिटीज नहीं है, देयर इज नो चांस ऑफ क्रैकिंग, तो आप उसमें स्पैन बटे 300 डिफ्लेक्शन अलाउ कर सकते हो। आ गया इतना बात समझ में? अगर बीम ससेप्टिबल टू क्रैकिंग, यानी वहां पे क्रैकिंग आने के चांसेस हैं, तो आप स्पैन बटे 360, उससे ज्यादा नहीं अलाउ करोगे। जैसे मान लो बच्चा कि एक बीम है जो नॉट ससेप्टिबल टू क्रैकिंग के जोन में आ रहा है, वो क्वेश्चन वगैरह में सब लिखा रहेगा, नहीं लिखा रहेगा तो हम लोग मान के चलेंगे कि नॉट ससेप्टिबल में आ रहा है। ठीक है, अगर मान लो कि लिखा हुआ है नॉट ससेप्टिबल या ससेप्टिबल, यानी क्रैकिंग आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, अगर लिखा रहेगा, क्लियरली मेंशन होगा तब तो ठीक है, अगर मेंशन नहीं होगा तो हम मान के चलेंगे अच्छा वो आदमी समझदार है, कहने का मतलब इंडिकेशन दे रहा है कि क्रैक नहीं होगा। अगर बीम में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम ऊपर वाला पहला वाला केस मान लेंगे, अदरवाइज मेंशन करेगा। मान लो कि एक बीम है, इसका लेंथ है बाबू 6 मीटर। अब बताओ कि इसके ऊपर आप लोड लगाओगे, डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। सिंपल सी बात है कि अगर इसके ऊपर हम लोग लोड लगा दिए, मान लो कि यूडीएल लगा दिए, तो क्या होता है 5/384 WL का पावर 4 डिवाइडेड बाई EI, ऐसा ही होता है। तो यहां पे जितना ज्यादा आप लोड लगाओगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा।
अरे हाँ कि ना, तो बोलोगे यस सर, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो 6 मीटर है, तो इस 6 मीटर में मैक्सिमम आप कितना डिफ्लेक्शन इसमें एलाउ कर पाओगे? तो सर इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो स्पैन बटे 300 यूज करेंगे। स्पैन यानी 6000 मिलीमीटर, मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिए, डिवाइड कर दे रहे बाई 300, गया गया ये चल गया, यहां से कितना आ गया 20 मिलीमीटर। ये जो डिफ्लेक्शन अलाउ होगा, आप कितना लोड अप्लाई करोगे? तो यहां पे आप उतना ही लोड अप्लाई करोगे कि बीम में 20 mm से ज्यादा डिफ्लेक्शन हो ही ना, यानी W का वैल्यू आपको उससे ज्यादा इतना ही प्रोवाइड करना है या उससे ज्यादा प्रोवाइड नहीं करना है कि डिफ्लेक्शन 20 mm से ज्यादा हो जाए। इसी चीज को यहां पे लिखा हुआ है, इसी चीज को यहां पे हम लोगों ने बहुत बढ़िया से बहुत अच्छे से समझ रखा है। एग्जाम्पल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप नोट कर चुके हो, यही काफी है आपके लिए। इट इज सफिशिएंट फॉर यू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। ये सब चीज ना आपको समझ के रखना है, तभी आप बढ़िया से न्यूमेरिकल बना पाओगे। सब हम न्यूमेरिकल की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, धीरे धीरे करके ले जाएंगे। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं कि फैक्टर्ड लोड क्या होता है, अगर हम आपसे पूछे कि व्हाट इज द फैक्टर्ड लोड या डिजाइन लोड, क्या होता है फैक्टर्ड लोड या डिजाइन लोड, पहले समझ लेते हैं, फिर इसी चीज को हम लोग लिख लेंगे सरल भाषा में। देखो बच्चा, एक बीम है और उस बीम पे, जैसे कभी कभी आप लोग ऐसा भी देखे होंगे कि एक बेंच होता है और बेंच पे कितने मैक्सिमम लोग बैठ सकते हैं? 4। लेकिन क्लास में कुछ ज्यादा स्टूडेंट आ गए तो 4 के जगह पे हम लोग 5 को बैठा देते हैं। आ रहा है इतना बात समझ में? लेकिन क्या 4 के लिए वो जगह बनाया गया था, 5वां स्टूडेंट बैठने से क्या वो टूट गया? तो बोलोगे नहीं सर टूटा नहीं है, क्योंकि वहां पे एक टर्म आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी बीम को या बेंच को काफी ज्यादा मजबूत बनाया गया था। ठीक है, जैसे एक बाइक पे लोड कैपेसिटी लिखा होता है 160 केजी, लिख देता है कि बाइक पे 160 केजी से ज्यादा नहीं बैठाना है। आप 2 लोग बैठो चाहे 3 लोग बैठो, 160 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कभी भी बाइक में ये नहीं लिखा होगा कि आपको 2 आदमी बैठना है कि 3 आदमी बैठना है। आ रहा है समझ में? कोई भी बाइक या स्कूटी खरीदोगे तो उसमें ये नहीं लिखा होगा कि सिंगल सीटर है, डबल सीटर है, ये नहीं लिखता है। वो सिर्फ लिखता है कि इस बाइक का लोड कैरिंग कैपेसिटी 140 किलो है या 160 किलो है, लेकिन उसको कितना मजबूत बनाया जाता है? तो सर कम से कम उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा मजबूत बनाया जाता है। अगर एक स्कूटी का या बाइक का लिखा गया है कि 150 केजी से ज्यादा लोड नहीं देना है, तो उसको, उस बाइक को कम से कम 3 गुना ज्यादा मजबूत बनाया गया होगा। ठीक है, यानी 450 केजी तक वो लोड को कैरी कर पाएगा। आ रहा है इतना बात समझ में? अब उसी तरह से छोटू ध्यान से समझना, मान लो कि एक बीम है, इस बीम के ऊपर, ध्यान से सब सुनेगा, ध्यान से सब सुनना, इस बीम के ऊपर जो हम लोग लोड लगाएंगे, इस बीम के ऊपर जो भी हम लोग लोड लगाएं, तो ये लोड है ना, ये कहलाता है एक्चुअल लोड, या इसी को बोलते हैं वर्किंग लोड। क्या बोलते हैं बाबू? इस लोड के, इस बीम के ऊपर एक लोड डांस कर रहा है यानी वर्क कर रहा है, इस लोड को हम बोलेंगे वर्किंग लोड। क्या बोलेंगे इसको? वर्किंग लोड। जो लोड है, मान लो लेबर है, लेबर आके इस पे काम कर रहा है, तो उसका वजन जो बीम के ऊपर लगेगा वही हो गया वर्किंग लोड। अरे हाँ कि ना? तो बोलोगे यस सर, बिल्कुल। तो बीम के ऊपर जो लेबर लोग खड़ा होके काम करता है तो वही हो गया वर्किंग लोड। आ गया समझ में? अच्छा, वर्किंग लोड लाइव लोड भी हो सकता है, डेड लोड भी हो सकता है, जो भी लोड बीम के ऊपर लग रहा होता है। द एक्चुअल लोड विच इज एक्टिंग ओवर द बीम, जो एक्चुअल लोड है वो बीम के ऊपर जो लग रहा है या किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर लग रहा है, उस लोड को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग लोड। लिख दे यहां पे एक्चुअल लोड, एक्चुअल लोड विच इज एक्टिंग, विच इज एक्टिंग ओवर स्ट्रक्चर, उसी को क्या बोलते हैं बाबू? वर्किंग लोड। यानी यही असली में, रियल में यही लोड लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन बीम को हम क्या बोलते हैं ना, कि बीम को थोड़ा सा ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। यानी बीम के ऊपर 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो हम ऐसा कोशिश करते हैं कि बीम ना कम से कम 15 किलो न्यूटन का मजबूती हो। हम ऐसा मान लेते हैं,
ऐसा एज्यूम करते हैं या ये सोचकर बीम को डिजाइन करते हैं या बीम का सेक्शन चूज करते हैं कि बीम के ऊपर 10 ना लगकर 15 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ये एज्यूम कर लिए, क्या बोले बाबू, जितना एक्चुअल लोड लग रहा है उतना लोड ना मानकर ज्यादा लोड के लिए बीम को बनाते हैं। हम बीम बनाते समय, डिजाइन करते समय अपने दिमाग में लोड का वैल्यू 10 ना रखकर उससे ज्यादा रख के बीम को बनाते हैं ताकि बीम ज्यादा मजबूत बन सके। और जिस लोड के मानकर या जिस लोड को सोचकर या जिस लोड को कंसीडर करके बीम को डिजाइन किया जाता है उस लोड को डिजाइन लोड कहा जाता है। डिजाइन लोड कहा जाता है, डिजाइन लोड कहते हैं। या इसी लोड का दूसरा नाम है फैक्टर्ड लोड, FACTORED। तुम लोग RCC भी पढ़ा होगा, मान लो कुछ स्टूडेंट RCC कॉलेज में पढ़े होंगे तो वो वहां पे भी आप डिजाइन लोड या फैक्टर्ड लोड की बात किया होगा, ठीक है। तो एक लोड जो बीम के ऊपर लग रहा होता है वो एक्चुअल लोड होता है, लेकिन बीम बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, बीम को ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं ताकि कभी गलती से कुछ लोड उस पर और एक्स्ट्रा आ जाए तो बीम टूटे ना। अच्छा सर, ये 10 के लिए है तो 15 के लिए ही क्यों बनाए, 10 के लिए है तो आप 25 के लिए बना दीजिए। देखो, जब 25 किलो न्यूटन के लिए बीम डिजाइन करोगे तो बीम ज्यादा मजबूत बन जाएगा एंड यू हैव टू पे मोर मनी, आपको पैसे ज्यादा पे करने पड़ेंगे, अनइकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा बाबू। तो बोलोगे यस सर, तो ज्यादा पैसा नहीं लगाना होता है। इंजीनियर का 2 काम होता है, एक तो स्ट्रक्चर को सेफ बनाना, दूसरा काम होता है स्ट्रक्चर को इकोनॉमिकल यानी सस्ता में डिजाइन करके दे देना। अरे हाँ कि ना, तो बोलोगे यस सर, ठीक है। आगे बढ़े बाबू। देखो, अब इसी चीज को हम क्या लिखें कि फैक्टर्ड लोड या डिजाइन लोड किसको कहते हैं। इट इज द लोड विच इज एज्यूम्ड, ये एक्चुअली में लोड लग नहीं रहा होता, ये हम लोग मानते हैं। इट इज एज्यूम्ड टू एक्टिंग ओवर लोड, एक्टिंग ओवर बीम कर दो। इट इज द लोड विच इज एज्यूम्ड टू एक्टिंग ओवर बीम, एक्टिंग ओवर बीम, जो हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये बीम के ऊपर लग रहा है। या हम लोग बोल सकते हैं और, या हम लोग दूसरी शब्दों में बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ए बीम इज डिजाइन, एक बीम को डिजाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस लोड, इस लोड के अकॉर्डिंग हम लोग डिजाइन करते हैं। जो फैक्टर्ड लोड होता है वो वर्किंग अप्लाइड लोड का 1.5 गुना ज्यादा होता है। चलो इसको लिख लो, जल्दी से इसको लिखो। लिख लिया? चलो, अब अगर ये लिख चुका है तुम लोग पॉज करके नोट कर लिया है तो तुरंत ये भी नोट कर लो ताकि आपको थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। हम लोग क्या किए हैं कि 10 के जगह 15 किलो न्यूटन यानी 1.5 गुना ज्यादा लोड पे डिजाइन कर रहे हैं। डिजाइन लोड या फैक्टर्ड लोड कहा जाता है। बीम इज डिजाइन अकॉर्डिंग टू दिस लोड, बीम इज डिजाइंड, याद करना ये सब, डिजाइन, DESIGNED, डिजाइन अकॉर्डिंग टू लगने वाला लोड की हम लोग जो एज्यूम किए हैं, जो माने हैं, अकॉर्डिंग टू डिजाइन लोड या फैक्टर्ड लोड। डिजाइन लोड का ही दूसरा नाम है फैक्टर्ड लोड। चलो ये भी चीज आपको हम समझा दिए हैं, मोटा मोटी आपको समझ में आ गया। पिन पॉइंटेड स्टडी करना, रिसर्च में मत घुस जाना। पहला चीज हम हमेशा बोलते हैं कि लिमिटेड स्टडी करो, ठीक है, जितना बोले दिमाग में हटाओ, बुक का सहारा मत लो, जितना समझाएं लाइफ में एक एक न्यूमेरिकल इतना से समझ में आ जाए, बन जाएगा। इससे ज्यादा पढ़ना टाइम का बर्बादी करना है। सो जाओ, थोड़ा मूवी देख लो, वो ज्यादा बेटर है। पढ़ाएं, पढ़ो, कॉपी में रखो, बस चिल मारना है, ठीक है। अब ज्यादा चिल नहीं मार देना, पॉपुलेशन घट गया चिल का, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सेप फैक्टर किसको कहते हैं, क्या होता है सेप फैक्टर, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। व्हाट इज द सेप फैक्टर। देखो, सेप फैक्टर किसी भी सेक्शन में रिजर्व स्ट्रेंथ कितना, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सिंपल भाषा में हम समझा देते हैं, सिंपल भाषा में समझा देते हैं, आपको एकदम चीज है वो समझ में आ जाएगा। हिंदी में समझाते हैं, आप हिंदी में समझोगे, लिखोगे सब इंग्लिश में, ठीक है। तो अभी या फिर हम पहले भी आपको बताए थे, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शन। वन ऑफ देम इज प्लास्टिक सेक्शन, सेकेंड वन इज द कॉम्पैक्ट सेक्शन, थर्ड वन इज सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था सिलेंडर सेक्शन का। वी हैव 4 टाइप ऑफ सेक्शन और वी कैन से 4 क्लास ऑफ सेक्शन। सेक्शन के 4 क्लास होते हैं।
पहला प्लास्टिक जो कि बीम के लिए बेस्ट सुटेबल है, सेक्शन प्लास्टिक ही होना चाहिए बीम का। दूसरा क्या बोले थे बाबू, कॉम्पैक्टेड सेक्शन, यानी थोड़ा सा उससे कम होता है। अच्छा, कॉम्पैक्टेड के बाद सेमी, सेमी के बाद सिलेंडर। ठीक है, देखो अगर आपको याद दिलाए तो बोले थे कि क्या होता है फेल होते समय, ये चीज हम दिखाना चाहते हैं। देखो बीम अगर इलास्टिक है, ठीक है, बहुत अच्छा मटेरियल का है तो अच्छा है। वुड में देखा है क्या होता है, एक प्लाईवुड पकड़ना या तुम लोग बैम्बू जो बांस होता है उसको पकड़ के मोड़ना, मोड़ेगा ना तो देखना क्या होगा, ऊपर वाला जो है वो पूरा का पूरा फटना शुरू कर देगा, ऊपर से या नीचे से कहीं पे ये स्प्लिट होना शुरू कर देता है। ठीक है, जनरली जो तुम बैम्बू को मोड़ेगा तो ऊपर से ना नीचे से एक एक लेयर, एक एक पार्ट जो है वो टूटना शुरू होगा, टूटते टूटते प्रोपगेट होते होते ये पूरा टूट जाता है। यानी ऐसे जो है वो इधर खींच गया, इधर वाला खींच गया और ऐसे टूट जाता है। ठीक है, यानी इसमें टीयर अप होता है, टूटने का काम होता है, लेयर वगैरह टूटना स्टार्ट कर देता है। अगर ये बैम्बू को हटाकर अगर हम स्टील का यूज करें तो स्टील जो है वो डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्ट होगा सर, तो उसके बाद और ज्यादा बेंड करेंगे तो और ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, और ज्यादा बेंड करेंगे तो और ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन टीयर अप वाला काम नहीं होगा, टूटने का काम नहीं होगा। ये पूरा का पूरा इस तरह से हिंज फॉर्मेशन करते हुए ऐसा लगेगा, देखो अगर टूट गया तो वो तो फिर चला गया अदर सेक्शन में, ठीक है, वो चला गया सेमी कॉम्पैक्टेड या सिलेंडर सेक्शन में। लेकिन अगर एक सेक्शन यहां पे टूटते समय हिंज बनाने की कोशिश करता है या हिंज बनाता है तो ये बोलेंगे कि ये प्लास्टिक स्टेट में जा चुका है। इलास्टिक स्टेट मतलब रिकवर हो जाएगा। अब रिकवर हो पाएगा क्या, तो बोलेंगे नहीं बाबू ये इलास्टिक से प्लास्टिक स्टेट में जा चुका है। देखो बीम पहले इलास्टिक स्टेट में रहता है, यानी आपने लोड लगाया, अगर आप लोड हटा दो तो लोड हटाते ही वो क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। जैसे ही ज्यादा लोड लगाए तो इलास्टिक के बाद वो धीरे धीरे प्लास्टिक में जाना शुरू कर देता है। तो अगर हम लोग बात करें इक्वेशन का, ध्यान से समझना, ध्यान से सब समझेगा, ध्यान से समझेगा बच्चा लोग, एकदम क्लियर कर देंगे और एक बार में क्लियर कर देंगे। अगर हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो m/i F बटे बाई ऐसा होता है छोटू, तो बोलोगे जी सर, तो m इक्वल टू हम लिख दे F गुने I बटे बाई। अरे ये इक्वेशन ना इतना बार लिख लो कि तुमको समझ में आना चाहिए। Z मोमेंट, जब बीम इलास्टिक में रहेगा तो हम लोग इसको बोलते हैं इलास्टिक। यहां तो Fy होगा, यानी यील्ड स्ट्रेस होता है, यहां पे Fy होता है, यील्ड स्ट्रेस होता है बीम का, स्टील का है। तो Zd है, वो बोल रहा है कि बीम जो है इलास्टिक में है तो मोमेंट भी यहां पे इलास्टिक आएगा, यानी इट इज इन स्टेट ऑफ, ये किस अवस्था में है, स्टेट ऑफ इलास्टिक, यानी यहां से तुम लोड हटाएगा ना तो वो अपना ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। अरे हाँ कि ना, तो बोलोगे जी सर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखना, जैसे ही हम बीम को और लगाए और मोड़े और लोड लगाए तो क्या वो इलास्टिक ही रहेगा कि इंटर कर जाएगा प्लास्टिक में, प्लास्टिक बन जाएगा, वहां से उसको रिकवर होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इशू होगा। जैसे ही वो जाएगा इन स्टेट ऑफ प्लास्टिक, जैसे ही वो प्लास्टिक स्टेट में जाएगा इन स्टेट ऑफ प्लास्टिक, जैसे ही वो प्लास्टिक स्टेट में जाएगा बच्चा तो यहां पे मोमेंट जो है, ये फॉर्मूला है, ये चेंज हो जाएगा, उसमें सेक्शन मॉडुलस ZP हो जाएगा और मोमेंट हो जाएगा वो प्लास्टिक मोमेंट होगा। MP जो है वो क्या है, प्लास्टिक मोमेंट, प्लास्टिक मोमेंट कहते हैं। क्यों इसको प्लास्टिक मोमेंट बोल रहे हैं कि मोमेंट का वैल्यू जो है वो प्लास्टिक जोन में जाने के बाद मिला है। और यहां पे मोमेंट जो है जनरली m/, से लिखते हैं, यहां m/, से ज्यादातर लिखा जाता है। m/, है वो है इलास्टिक मोमेंट। क्या, क्यों इलास्टिक मोमेंट नाम दिए हैं? अरे ये मोमेंट का नाम इलास्टिक मोमेंट इसलिए दिया गया है क्योंकि बीम जो है ना इलास्टिक स्टेट में है, और इस मोमेंट का नाम प्लास्टिक इसलिए दिया गया है कि बीम जो है वो प्लास्टिक स्टेट में चला गया है। आ रहा है इतना बात समझ में? चलो ठीक है। तो छोटू ये चीज अगर समझ में आ गया तो यहां पे क्या होता है कि आई सेक्शन, चैनल सेक्शन और वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शन। वहां पे जैसे बीम है और यहां पे हम लोग जो सेक्शन यूज किए, मान लो आई सेक्शन यूज किए, फिर उसको हटा के ट्रायंगल यूज किए, फिर सर्कल यूज किए, फिर यहां पे रेक्टेंगल यूज किए, डिफरेंट सेक्शन में जाके देखे तो M/, और MP का वैल्यू अलग अलग टाइप का मिल रहा था। तो यहां पे
MP यानी प्लास्टिक मोमेंट डिवाइडेड बाई M बाई इलास्टिक मोमेंट, इन दोनों के रेशियो को एक नया नाम दिया गया और उसका नाम दिया गया शेप फैक्टर। क्या बोले बाबू, इसको नाम दिया गया शेप फैक्टर। अगर आपसे कोई पूछता है कि शेप फैक्टर क्या होता है तो प्लास्टिक मोमेंट डिवाइडेड बाय इलास्टिक मोमेंट, अरे हाँ कि ना, तो बोलोगे जी सर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद देखो प्लास्टिक मोमेंट को MP को हम लोग लिखते हैं, MP को लिखा जाता है FY गुने ZP, और यहां पे MY को लिख सकते हैं FY गुने ZE इलास्टिक। इसमें E यूज करोगे, Z बाई यूज नहीं करोगे। ये हो गया शेप फैक्टर, यहां से यहां कैंसिल आउट हो गया, तो शेप फैक्टर का एक और फॉर्मूला मिल गया, और वो फॉर्मूला मिला है ZP डिवाइडेड बाई ZE। अरे हाँ कि ना, तो दोनों फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, एंड दिस इज द शेप फैक्टर। शेप फैक्टर एक्चुअली इट इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिक मोमेंट टू द इलास्टिक मोमेंट। उसके बाद ये वाला पूरा कांड हो जाता है इसके साथ, ठीक है। अब इसी चीज को हम यहां पे तुमको दिखा रहे हैं। देखो शेप फैक्टर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट किए, S से रिप्रेजेंट किए। आप शेप को बदलोगे, ट्रायंगल से सर्कल लाओगे, आई सेक्शन, you will change the section, the shape factor will change, ठीक है। तो देखो it is the ratio of plastic moment MOMENT, plastic moment and it is the ratio of plastic moment and yield moment, या elastic moment भी बोल सकते हो, yield moment या elastic moment बोल सकते हो of the section। इट इज फंक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन, शेप फैक्टर है वो सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। इट इज डिपेंडिंग ऑन द सेक्शन, सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इट रिप्रेजेंट रिजर्व ऑफ, यार बोल सकते हो रिजर्व स्ट्रेंथ ऑफ, रिजर्व स्ट्रेंथ इन एनी, रिजर्व ऑफ नहीं यार, रिजर्व स्ट्रेंथ इन एनी शेप ऑफ सेक्शन। एक सेक्शन यील्डिंग होने के बाद उसमें और कितना ज्यादा स्ट्रेंथ रिजर्व है, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ रिजर्व होगा वो उतना बेकार होगा। यानी हम लोग तो यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। अरे एनर्जी बचा के, मान लो कि किसी को दौड़ने के लिए बोला गया कि दौड़ोगे तो तुम गोल्ड मेडल जीतोगे, तो वो एनर्जी बचा रहा है तो वो अच्छा चीज है, गोल्ड मेडल थोड़े ना जीत पाएगा। बीम को हम रखे हैं कि लोड को वो रोके, वो एनर्जी बचा के रखा हुआ है, चाह रहा है कि वो रिजर्व रहे। रिजर्व रहने से थोड़े होगा, फ्रंट पे आके फाइट करना पड़ेगा ना। तो जितना कम रिजर्व स्ट्रेंथ रहेगा, पूरा का पूरा पैसा जो है उसके हाथ में खर्च करने के लिए मस्ती से खर्च करेगा, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो रिजर्व नहीं होना चाहिए। स्ट्रेंथ रिजर्व कहने का मतलब है कि फेल हो गया है, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन हो गया है, फिर भी अभी उसमें मजबूती बचा हुआ है। मजबूती मतलब पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो शेप फैक्टर जिस सेक्शन का जितना कम होगा उतना बेटर सेक्शन कहलाएगा। आ रहा है इतना बात समझ में, ठीक है। It is function of cross section. It represent reserve strength in any shape of the beam. रिजर्व कहने का मतलब है कि वो टूट गया है। रिजर्व कहने का मतलब क्या है, वो टूट गया, फिर भी उसमें अभी मजबूती बाकी है। यानी उसमें पूरा का पूरा प्लास्टिक, इलास्टिक से वो प्लास्टिक जोन में जाते समय कितना टाइम ले रहा है। इलास्टिक में हम लोग मान लेते हैं कि मटेरियल ओके फेल होने जा रहा है, वहां से फिर प्लास्टिक धीरे धीरे डेवलप होगा। ये चीज ज्यादा लोड नहीं लो, क्योंकि पूरा का पूरा जो है ना एमटेक लेवल का ये चीज जो है वो चलना स्टार्ट हो गया है। तो इसीलिए बोल रहे इसको याद रखना, जेई का एक एक क्वेश्चन बन जाएगा, फॉर्मूला याद रखना और ये चीज याद रखना। कहीं पूछेगा नहीं ये रिजर्व स्ट्रेंथ, क्या बोल रहे बाबू, पूछेगा नहीं। लेकिन मेरा मन किया कि जेई में एक आध क्वेश्चन पूछ देता है तो क्यों ना बता दिया जाए। यहां से एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछता है कि जो आई सेक्शन है ना, बताओ उसका शेप फैक्टर कितना होता है। एसएससी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सर्कल जो होता है या ट्रायंगल होता है, ये सिलेबस में आपके नहीं है, ठीक है। तो सिलेबस में नहीं है तो फिर भी इसको इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि एसएससी जेई में पूछता है कहने का मतलब भर भर के पूछता है, ठीक है, बदल बदल के पूछते रहता है क्वेश्चन। चलो इसको ऐसा करो, पहले लिख लो आप, पहले आप लिख लो शेप फैक्टर क्या होता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये एक चैप्टर है जिसको बोला जाता है प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ स्टील बीम या स्टील सेक्शन। वो चैप्टर ही आपके सिलेबस में नहीं है, प्लास्टिक एनालिसिस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्लास्टिक एनालिसिस का बहुत सारा पार्ट टुकड़ों में आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। प्लास्टिक मोमेंट क्या होता है कि बीम पहले इलास्टिक रहता है, फिर वो प्लास्टिक स्टेट में चला जाता है। एक ग्राफ करके बताए थे ना कि देखो ये इलास्टिक है फिर प्लास्टिक में चला गया। तो ये मोटा मोटी जो कॉन्सेप्ट आपका हम क्लियर कर दिए हैं।
तो सेफ फैक्टर बाबू जितना चीज हम लिखवाएं यहाँ पे कर देते हैं। तो देखो आपको क्या बताए थे, इधर रफ जो है हम कर रहे हैं कि m/i होता है और क्या होता है f/बाई होता है। f जो होता है यील्ड स्ट्रेस आपको बताए थे। यहां से छोटू एक चीज और देखो, m होगा वो क्या हो जाएगा f/i गुने i/बाई हो जाएगा, f/i गुने i/, इसी को आप करो ना, i को उधर लेके चले जाओ, यानी हम लोग को मोमेंट मिला है, वो मोमेंट का इक्वेशन f/y गुने z होगा। z क्या है सेक्शन मॉडुलस। अगर इलास्टिक रहेगा, ठीक है, इफ वी आर इन इलास्टिक, फॉर इलास्टिक या बोल सकते हो फॉर यील्डिंग, आपको क्या मिलेगा f/y इक्वल टू f/y यानी ZE, यानी वो इलास्टिक जोन में है, अभी इलास्टिक है। फिर प्लास्टिक, जैसे हम लोग प्लास्टिक में गए तो प्लास्टिक के लिए MP होगा फॉर प्लास्टिक, यहां पे लिख लेना फॉर प्लास्टिक फॉर्मेशन या बोल सकते हो हिंज, MP मोमेंट हो जाएगा, f/y है वो वही रहेगा, Z और P हो जाएगा। अरे लड़का ये जो होता है ये इलास्टिक के लिए होता है और ये प्लास्टिक के लिए होता है, तो ये कुछ बताए थे, ये f/y ही रहता है, f/y से थोड़े ना बढ़ेगा, इसका डेप्थ बढ़ जाता है लेकिन रहता है f/y। चलो ठीक है, ये सिर्फ बस आपको ऐसे लिख लो, ज़्यादा इस पर लोड मत लेना आप लोग, समझ लो, याद रखोगे बेटर है ये, इससे आप ही का लाइफ आसान होगा, ठीक है, आप ही इसमें तरक्की करोगे। MP का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, MP लिख देंगे f/y ZP डिवाइडेड बाई f/y ZE, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा ZP डिवाइडेड बाई ZE, यानी सेप फैक्टर का एक और फॉर्मूला मिल गया ZP डिवाइडेड बाई ZE। ये एक फॉर्मूला से क्वेश्चन तो पूछता ही है, ठीक है, यहां से तो क्वेश्चन पूछता ही है कि सेफ फैक्टर किसका रेशियो होता है, तो प्लास्टिक मोमेंट और यील्ड मोमेंट का रेशियो होता है। आगे इतना बात समझ में, छापो इसको जल्दी। इसके बाद देखो बच्चा यहां पे, इसके बाद ये देखो कि सेक्शन एंड देयर सेफ फैक्टर, जो ट्रायंगल होता है उसका सेफ फैक्टर 2.34 होता है, जो रेक्टेंगल होता है उसका सेफ फैक्टर 1.5 होता है, अगर सर्कुलर सॉलिड सेक्शन है तो उसका सेफ फैक्टर 1.7 होता है। आई सेक्शन का सेफ फैक्टर है, जैसे ISLB, ISHB, ISMB, ISWB, यानी आई सेक्शन का भी डिफरेंट वेरी करता है, तो यहां पे इसका सेफ फैक्टर है वो 1.2 से लेकर 1.4 तक जाता है, ठीक है। याद रखना सेफ फैक्टर क्या होता है, ZP प्लास्टिक मोमेंट, प्लास्टिक यहां पे ZP डिवाइडेड बाई ZE, और या Z बाई लिख सकते हो, या दूसरा क्या आया था प्लास्टिक मोमेंट और इलास्टिक मोमेंट या यील्डिंग मोमेंट। तो ये 1.2 से लेकर 1.4 तक वेरी करता है फॉर आई सेक्शन। टी सेक्शन के लिए जो सेफ फैक्टर होता है S का वैल्यू 1.8 होता है, डायमंड का होता है वो 2 होता है। चलो यहां तक इसको जल्दी से पॉज करके नोट करो, यही SSC JEE में पूछा जाता है, ये SSC JEE का हॉट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है SSC JEE में, बहुत पूछता है, प्रीवियस ईयर PYQ उठा के देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा और कुछ आपको एक्सप्लेन करते हैं कि लेक्चर रहने दे, ऑलरेडी ये 30 मिनट का हो गया है। ऐसा करते हैं कि इसके बाद इसका पार्ट 2 जल्द बना के मतलब 10 मिनट का अलग से बना के उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे रहते हैं, जस्ट इसके बाद अभी तुरंत एक और लेक्चर बनाएंगे जिसको हम नेक्स्ट अगला पार्ट कर देंगे। 10 मिनट से ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे जाने का, ठीक है। तो 10 मिनट में मोमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको हम समझा देते हैं। पॉज करके नोट करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।